मेरी बीवी रोज़ाना मेरे बाबा के कमरे में उनके पाँव दबाने जाती और मुझे सिसकियों की आवाज़ आती और बीवी बहुत खुश होती। बीवी का राज जानने के लिए बीवी के कपड़े पहनकर मैं बाबा के कमरे में चला गया। मैंने देखा तो वहाँ पर मेरे बाबा नहीं बल्कि मैं आज अपने दोस्तों से फारिग होकर जल्दी घर आ गया। सर्दी का मौसम था और मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता था। हमारी नई नई शादी हुई थी और ऐसे ही दिनों में तो मियाँ बीवी के दिल में अलग ही किस्म के जज्बात होते हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। वे सादगी में ही क़यामत ढा रही थी और इस वक्त तो हुस्न की मूरत मालूम हो रही थी। रात के उस पहर से तैयार होता देखकर मुझे लगा कि शायद इसके दिल में मेरे जैसे ही जज्बात उठ रहे हैं। मैंने बीवी को कसकर अपने बाजू में जकड़ लिया। मैं इस पर अपनी मोहब्बत और जज्बात लुटाना चाहता था, लेकिन वह अचानक ही खुद को मुझसे छुड़ाकर पीछे हट गई और कहने लगी, इस मौसम में बाबा के जिस्म में बहुत दर्द होता है। वे बेचारे तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं आते। मैं पहले उनके पाँव और कमर दबा दूँ, फिर आपके पास वापस आती हूँ। मेरे दिल में उभरते जज्बात मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं इसे कमरे से बाहर जाने दूँ, लेकिन मैं मेरे ही बाबा की खिदमत के लिए तो जाना चाहती थी, तो फिर मैं इसे कैसे रोक सकता था। मेरी बीवी कमरे से निकल गई और मैं हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा। मुझे उसकी वापसी का इंतज़ार था, लेकिन मुझे मालूम था कि हमेशा की तरह वे पूरे 2 और ढाई घंटे बाद ही लौटेगी। हमारी शादी को महीना होने वाला था और शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही मेरी बीवी मेरे बाबा की बहुत फ़िक्र कर रही थी। वे कम उम्र और खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह उसने घर संभाला था, वे मेरे बीमार बाप की जिम्मेदारी को किसी बेटी की तरह निभा रही थी। मैं हैरान रह गया। कभी कभी तो मुझे अपनी पसंद पर नाज होने लगता। माया ने मेरी बहन को पूरी तरह गलत साबित कर दिया, क्योंकि मेरी बहन को लगता था कि इस कदर कम उम्र लड़की कभी घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी। पूरे 3 घंटे के इंतज़ार के बाद माया वापस कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नज़र आ रही थी। मैं उसका इंतज़ार करते करते थक गया और वह बहुत ही सुकून से कमरे में आई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी बेकरारी का एहसास ना हुआ हो। पता नहीं क्यों मुझे उसका ये रवैया हमेशा अजीब लगता। मुझसे ज़्यादा मेरे बाबा पर तवज्जो देती और इस वक्त मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर इसके पास वापस घर आया था और इसने बाबा की खिदमत में पूरे 3 घंटे गुजार दिए। वे जैसे मेरे करीब आकर बैठी, मैंने करवट बदल कर आंखें बंद कर ली। मैं उसे जताना चाहता था कि मैं नाराज़ हूँ। माया मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझसे खेलने लगी। बाबा के पैरों में बहुत दर्द था और तेल की मालिश में लग गई थी। वह जैसे ही मेरे करीब आई, मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। अगली रात में घर से बाहर निकला, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मेरा छोटा भाई मूंगफली लेकर आया और उसने ही सबके लिए कॉफ़ी भी बनाई। वह भी माया की बहुत इज्जत करता था और अक्सर ही माया के साथ घर के कामों में हाथ बटाता। उन दोनों के बीच बातचीत न होने के बराबर थी। मुझे यकीन था कि कुछ अरसे में उन दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई अपने तौर पर माया से दोस्ती करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह इसके लिए बाजार से खाने पीने के लिए बहुत सी चीज़ें लाने लगा। कॉफ़ी पीकर मूंगफली खाने के बाद मेरा भाई अमन अपने कमरे में चला गया। तब मैंने बड़े प्यार से माया से कहा कि आज वे कमरे से बाहर ना जाए और मेरे साथ ही वक्त गुजारे। मेरी बात सुनकर माया एकदम ही परेशान हो गई। कहने लगी कि बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें अब मेरी आदत हो गई है। मैंने गुस्से से माया से कहा कि तुम्हारे आने से पहले भी उनके जिस्म में दर्द होता था और वैसे ही दवाई खाकर सो जाया करते। तुमने ही हर रात उनके पाँव दबा दबा कर उन्हें आदत डाल दी है। अब अगर एक रात नहीं जाओगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। माया कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वे आपके सगे बाप हैं। आप तो सुबह एक बार भी उनके कमरे का चक्कर नहीं लगाते और बाकी सारा वक्त वे बेचारे बिस्तर पर अकेले पड़े रहते हैं। अगर मैं उनकी थोड़ी सी खिदमत कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आपकी माँ को गुजरे सालों हो चुके हैं और ऐसे में आपके बाबा को भी किसी सहारे की ज़रूरत है। मैं कुछ वक्त उनके साथ गुजारती हूँ और वे खुश हो जाते हैं। मैंने गुस्से से माया से कहा कि अगर एक
रात नहीं जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरे इस कदर कहने के बावजूद भी माया ये कहकर कमरे से चली गई कि वे जल्दी लौट आएगी। शायद उसे लगता था कि मैं हमेशा की तरह आज भी इसके प्यार में पिघल जाऊंगा, लेकिन आज मैं पिघलने वाला नहीं था। मुझे उसे एहसास दिलाना था कि मेरा वजूद उसके लिए अहम होना चाहिए। मेरे गुस्से से बुरा हाल था और मैं सारे कमरे में टहल रहा था। मेरी बीवी को ना ही मेरे जज्बात का एहसास था और ना ही मेरे गुस्से का। उसे तो मेरे बाप की खिदमत मेरी नाजाजगी से ज़्यादा प्यारी थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। मैंने इरादा कर लिया कि मैं भी अपने दोस्तों में चला जाता हूँ। क्या ज़रूरत है ऐसी बीवी के लिए ख़ुद को परेशान करने की। अक्सर तो मेरे दोस्त भी मेरे से पूछते थे कि तेरी शादी को अभी महीना भी नहीं हुआ और तेरी बीवी तुझे इतनी आसानी से दोस्तों में कैसे आने देती है। उनके आगे तो मैं सीना चौड़ा करके कह देता कि मेरी बीवी बहुत समझदार है, लेकिन दिल ही दिल में मैं ये सोचता कि माया को कभी मेरी रात को देर तक बाहर रहने पर एतराज़ क्यों नहीं होता। मैंने सोच लिया कि आज की आज सारी रात मैं दोस्तों में ही गुजार लूँगा। घर से निकलते ही मुझे ख्याल आया कि जब मैं माया को कमरे में नहीं मिलूँगा तो वे परेशान हो जाएगी। मुझे लाख गुस्सा सही, लेकिन मैं उसे इस कदर परेशान भी नहीं करना चाहता। शहर के हालात वैसे भी ठीक नहीं। मैंने सोचा कि मैं गुस्से में ही बता दूँगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और सुबह लौट कर आऊँगा। इस तरह उसे मेरे गुस्से का अंदाज़ा भी हो जाएगा और अपनी गलती का एहसास भी। जैसे ही मैं बाबा के कमरे के बाहर पहुंचा तो अचानक ही मेरे कदम वहां पर अटक गए। अंदर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। माया रो रही थी, लेकिन क्यों? मैं अचानक परेशान हो गया। शायद मेरे गुस्से से या फिर इसे रोकने की वजह से वे बाबा के आगे आंसू बहा रही थी और ये सोचकर एक बार फिर मुझे गुस्सा आने लगा। यकीनन वे बाबा के आगे मेरी शिकायत लगा रही होगी और बाबा क्या सोचेंगे कि मैं उनका बेटा होकर बहू को उनकी खिदमत से रोक रहा हूँ। माया ने तो मुझे अपने बाबा से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं बाहर जाने का इरादा ख़त्म करके कमरे में वापस चला आया। मुझे माया की वापसी का इंतज़ार था। मैं जानना चाहता था कि उसने बाबा से रो रो कर मेरी कौन सी शिकायत लगाई। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद जब माया कमरे में आई तो उसके चेहरे पर खुशी के अंदाज थे। मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया कि वे सिसकियाँ माया की थी या किसी और की, क्योंकि इसके चेहरे से किसी तरह के दुख के आसार नज़र तो नहीं आ रहे। हमेशा की तरह सुकून चेहरा लिए वे कमरे में दाखिल हुई तो मुझे लगा कि वे सिसकियाँ शायद किसी और की थी। फिर मुझे याद आया, हो सकता है उसने बाबा से मेरी शिकायत रो रो कर लगाई हो और अब ऐसे कमरे में आई है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने माया से कुछ भी पूछने का इरादा ख़त्म किया और आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गया। वे भी सुकून से बिस्तर पर लेटकर कुछ ही देर में सो गई और मैं सारी रात यही सोचता रहा कि मेरी बीवी आखिर क्या कर रही है, इसे मेरी परवाह ही नहीं है। अगली रात माया जब बाबा के कमरे में गई तो मैं जानबूझकर थोड़ी देर में बाबा के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हुआ और फिर मुझे सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान था कि आज तो ना ही मैंने उसे रोका और ना ही गुस्सा किया। फिर वे क्यों रो रही थी या फिर मेरे पापा रो रहे थे? कुछ तो था जिससे मैं अनजान था। मेरे अंदर एक शख्स ने जन्म लिया। सोचते सोचते मेरे दिमाग की नसें फटने लगी और मैं वापस कमरे में आ गया। कुछ देर बाद वे फिर खुश होकर कमरे से वापस आ गई। इसका यह अंदाज़ मेरे लिए बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला था। मैं अब तक नहीं जान पाया कि बाबा के कमरे में क्या हो रहा है। मुझे हमेशा सिसकियाँ सुनाई देती और कोई आवाज़ नहीं आती। वे सिसकियाँ किसकी थी ये भी समझ नहीं आता। हर रात की तरह अगली बार जब मेरा छोटा भाई कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिला दी और माया वे कॉफ़ी पीते ही सो गई। मैंने माया की शॉल अच्छी तरह ओढ़ ली और अपना चेहरा भी लपेट लिया। वैसे भी बहुत सर्दी थी और माया भी ऐसे शॉल पहनती थी। मैं जानबूझकर थोड़ा झुक कर चलता हुआ अपने बाबा के कमरे में चला गया कि मेरा कद थोड़ा कम लगे और मैं माया जैसा लग सकूं। कमरे में दाखिल होते ही अंदर के मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि कमरे में मेरे बूढ़े बीमार बाबा मौजूद नहीं थे, बल्कि ये तो एक जवान शख्स था जिसे देखकर मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और जो कुछ उसने कहा वे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे घर में मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा था
अगर मैं माया की जगह आज कमरे में ना आया होता तो इस घिनौने सच से शायद कभी वाकिफ़ न हो पाता। ये जानकर आपके सर पर भी आसमान गिर पड़ेगा। आखिर मेरी बीवी रोज़ाना रात मेरे बाबा के कमरे में क्यों जाती थी और वे सिसकियाँ किसकी थी? मेरा नाम अमन था। मैंने माया से अपनी पसंद की शादी की। मेरी उम्र इस मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। मैं 30 साल का था और वे सिर्फ 18 साल की। मैंने उसे ऑफिस जाते हुए से बस देखा था और पहले ही नज़र में वे मेरे दिल में समा गई। मेरी पहली नज़र उसके चेहरे पर पड़ते ही मुझे लगा कि वह बहुत अच्छी लड़की है। शायद वो ही है जिसकी वजह से आज तक मैंने शादी नहीं की। मेरी माँ के मौत को ज़माने बीत गए और बहन की शादी के बाद हर दिन मेरी बहन ने मुझ पर इस बात के लिए ज़ोर डाला कि शादी करके घर में किसी औरत को ले आओ ताकि मुझे और बाबा को कोई परेशानी ना हो। लेकिन हज़ारों लड़कियों की तस्वीरें देखने के बावजूद भी मुझे कोई एक भी पसंद नहीं आई। मेरी बहन ने तो तंग आकर लड़की ढूंढने का काम ही छोड़ दिया और मैं भी सुकून से बैठ गया। लेकिन मुझे लगा कि ये वही लड़की है जिसे मैं अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। लेकिन ना ही मुझे उसका नाम मालूम था और ना ही पता। मैं ऊपर वाले से दुआ करने लगा कि किसी न किसी तरह वे मेरी ज़िंदगी में आ जाए। और फिर एक दिन उसी वक्त मैं उस बस में सवार होने लगा। कई दिनों तक उसे रोज़ाना देखने के बाद मेरे दिल में इस ख्वाहिश ने घर बना लिया कि बस यही वो लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है। मुझे क्या खबर थी कि मैं शादी नहीं बल्कि अपनी बर्बादी के बारे में सोच रहा हूँ। कई दिन के जतन के बाद मैंने बहुत मुश्किल से इस लड़की का नाम और पता मालूम कर लिया। इसका नाम माया था और वह कॉलेज में नई नई दाखिल हुई थी, इसलिए अब वे मुझे बस में नज़र आने लगी। मैंने जब अपनी शादीशुदा बहन को ये खुशखबरी सुनाई तो पहले वे खुश हुई, लेकिन जब उसे माया की उम्र का पता चला तो वे खामोश हो गई। कहने लगी, इतनी कम उम्र की लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती और लाडली सी होती हैं। पता नहीं वे घर आकर घर की जिम्मेदारियों को संभाल भी सकेगी या नहीं, क्योंकि घर में पहले ही कोई औरत नहीं है। मैंने बहन से कहा कि वे जाकर एक बार माया से मुलाकात तो कर ले, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। बहन ने मेरी शादी की खातिर माया के घर रिश्ता लेकर चली गई। मुझे यकीन था कि वे माया की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस हो जाएगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन साथ ही से बहुत से ख्याल भी सता रहे थे। वे लोग हमारे लिए बिल्कुल ही नए थे, लेकिन मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने भी मेरी बहन को यही कहकर राज़ी कर दिया कि अगर भाई की खुशी माया में है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है एतराज़ करने की। घर तो औरत के बगैर भी चल ही रहा है, माया भी आकर कुछ ना कुछ संभाल ही लेगी। बाबा को 2 साल पहले फालिश का अटैक हुआ था और उसके दिल में भी बहुत तकलीफ़ रहती, इसलिए वे सारा वक्त अपने बिस्तर पर पड़े रहते। मेरा छोटा भाई उनका ख्याल रखता और वह कहने लगा कि बाबा की जिम्मेदारी हमेशा की तरह मेरे ही कंधों पर रहेगी। भाई की शादी हो भी जाए तो हम आने वाली लड़की से अपने बाप की जिम्मेदारी उठाने को नहीं कहेंगे। मेरे भाई ने माया को देखे बगैर ही अपनी इस कदर पक्ष ली कि मेरा सारा रास्ता आसान कर दिया। माया एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखती थी। इसके घर वाले सादगी से शादी करना चाहते थे, इसलिए मेरे कुछ दोस्तों और ख़ानदान वालों की मौजूदगी में ही मैंने माया से शादी कर ली। माया जब विदा होकर हमारे घर आई तो छोटा भाई उसे पहली बार देखकर हैरान रह गया। मुझसे कहने लगा, भाई आपको माया कहाँ से मिल गई? मैंने हंसकर उससे पूछा कि क्या भाभी पसंद नहीं आई? तो वह कहने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की किसको पसंद नहीं आएगी, हर किसी ने ही मेरी पसंद की दाद दी। और फिर माया के रवैये ने भी सबका दिल जीत लिया। वे कम उम्र ज़रूर थी, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा अक्ल थी। वे दूसरी लड़कियों की तरह शौक और चंचल नहीं थी। मैंने उसे खामोश मिजाज पाया। शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही उसने सारा घर संभाल लिया और साथ ही वह बाबा की खिदमत भी करने लगी। मुझे हरगिज़ भी बुरा नहीं लगता कि वे मेरे बाबा को अपने बाप की जगह देगी और इस तरह मेरे बाप की सेवा करेगी। एक दिन यही बात मेरे छोटे भाई से कही तो कहने लगा, माया एक यतीम लड़की है, हो सकता है कि उन्हें हमारे बाप की सूरत में अपना बाप नज़र आता हो। अगर वे इस तरह अपनी कमी को पूरा करना चाहती हैं तो सच्ची और क्या बात हो सकती है। मैं भी उसकी बात से राज़ी था और माया की खिदमत ने मेरे दिल में इसके लिए एक अच्छी जगह बना ली। लेकिन मेरे दिल में शक इस वक्त पैदा हुआ जब वे मुझसे ज़्यादा मेरे बाप को तवज्जो देने लगी, यहाँ तक कि उसे मेरी नाराज़गी की परवाह ना थी। और अपने इसी शक की वजह से मैंने माया का रूप धारण कर अपने बाबा के कमरे में जाने की सोची
और जब गया तो देखकर मेरी आँखी की आँखें खुली रह गई कि वहाँ तो मेरा बूढ़ा बाप मौजूद नहीं था। मेरे बाबा जब फालिज के मरीज़ हुए तो मेरे छोटे भाई ने बाबा की देखभाल अपने ज़िम्मे ली थी और इसलिए बाबा और अपने कमरे के दरमियाँ एक दरवाज़ा बना लिया ताकि रात बिरात वे आसानी से उन पर नज़र रख सके। बीच का दरवाज़ा खुला हुआ था और बाबा की जगह बिस्तर पर मेरा छोटा भाई था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई वह मुझे देखकर कहने लगा, आओ मेरी जान, बड़ी देर लगा दी, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा सारा जिस्म दर्द से टूट रहा है और मेरे दर्द को दूर करो। एक तुम ही तो हो जो मेरी सारी तकलीफ़ों को मिटा सकती हो। मगर आज की रात रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे रोने से। रोज़ तुम्हें समझाता हूँ कि रोने की कुछ नहीं होगा, मगर तुम हो कि समझती नहीं। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अच्छे से मेरी खिदमत करना, वरना तुम्हें मालूम है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और वे तुम्हारा पति जो तुम्हारी खूबसूरती पर मरता है, उसे तुम्हारे वजूद से घिन आने लगेगी। चलो मोहब्बत से मेरे कदमों में बैठ जाओ और मेरे पैर पर तेल की मालिश करो। तुम्हारे पति को लगेगा कि तुम बाबा के साथ बात करके आई हो। बाबा जो नींद की दवाई लेकर मेरे कमरे में गहरी नींद सो रहे हैं। जल्दी से मुझे खुश कर दो ताकि वापस अपने पति के पास जा सको। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने जैसे ही चौल चेहरे से हटाई तो छोटा भाई जो बड़े आराम से लेटा था वे बैठ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं कमरे में चला आऊँगा। मैं शुरू से ही बाबा के कमरे में बहुत कम जाया करता था और ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी। मेरा मिजाज बाबा से मिलता ही नहीं था और किसी न किसी बात पर हमारे बीच झगड़ा हो जाता। इसलिए मैं बाबा के कमरे में आने से परहेज़ करता और इसी बात का फ़ायदा मेरा भाई उठा रहा था। मैंने गुस्से में छोटे भाई की कॉलर से पकड़ा और कहा कि अब मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है। यह घबरा गया, कहने लगा, आपकी बीवी आपकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से आपको पसंद नहीं करती और मुझ जैसे जवान मर्द के साथ वक्त गुजारना पसंद करती है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये कैसे मुमकिन था? माया ने तो आज तक मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत निछावर की थी, फिर मैं मुझे कैसे धोखा दे सकती थी। मेरा छोटा भाई हकलाते हुए कहने लगा कि यही सच है, आप यकीन करें या ना करें, माया ने ही मुझे मजबूर किया कि मैं इसके फ़ायदे को पूरा कर दूं। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दिया और उससे कहा कि तुम किस बात पर इसे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये बताओ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम उसे धमकियाँ दे रहे हो। मेरा एक थप्पड़ उसके लिए काफ़ी था। उसका बड़ा भाई था और मेरे इस पर बहुत ज़्यादा रौब था। उसने एकदम सच मेरे सामने उगल दिया और जो कुछ उसने बताया वे जानकर मैं हैरान रह गया। वे कहने लगा, जब माया 9वीं क्लास में थी तो उसका मेरे दोस्त के साथ चक्कर चल गया था। वे दोनों छुप कर मिला करते थे और माया की माँ के हाथों पकड़े गए। माया की माँ ने मारपीट कर ये मामला ख़त्म करवा दिया, लेकिन मैं माया को पहचानता था और इस बात से वाकिफ़ था कि वे मेरे दोस्त की पुरानी माशूका रह चुकी है। इसलिए जब शादी के दिन मैंने उसे देखा तो आपसे सवाल पूछा कि आपको माया कहाँ से मिल गई। माया जवान थी, वे खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आ गया, इसलिए मैंने इसे ब्लैकमेल किया कि अगर वे मेरे साथ वक्त नहीं गुजारेगी तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वे कम उम्र थी इसलिए मेरी धमकियों में आकर डर गई और हर रात मेरे साथ कुछ घंटे बाबा के नाम पर गुजारने लगी। लेकिन हर रात ही वो उसी शख्स से शक कर रोती और कहती थी कि मैं उसे वक्त दूं और ये सिलसिला ख़त्म कर दूं, क्योंकि मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहती। मैं हर रात यही कहता कि आज की रात आखिरी है, कुछ दिन घंटे गुजार लो और फिर कल मेले ना आना। जब वे मेरी बातों में आ जाती फिर वे बाहर खुशी खुशी कमरे में चली जाती कि अब उसकी जान छूट गई। लेकिन अगले दिन जब मैं कॉफ़ी देने के लिए आपके कमरे में आता तो उसे चुपके से इशारा करके बाबा के कमरे में आने का कह देता और मजबूर होकर वह मेरे पीछे कमरे में आ जाती। फिर वे मेरे कदमों में बैठकर रोने लगती कि अब ये सिलसिला ख़त्म कर दो। लेकिन फिर उससे मैं वही कहता कि बस आज की रात आखिरी है। मुझे माया के साथ सुकून मिलने लगा और मैं इसे खेल को ख़त्म नहीं करना चाहता था, लेकिन हर रात से इस तरह भरोसा दिलाकर वापस भेज देता कि वे सुकून से होकर कमरे से निकले और आपको शक ना हो। उसकी बातों में मुझे हिला कर रख दिया। वे किस तरह मेरी कम उम्र बीवी को बेवकूफ़ बना रहा था। मेरी बीवी ने तो उसके दोस्त इसके साथ ही नादानी की, उम्र में चक्कर लगाया था, लेकिन वह तो एक समझदार और जवान मर्द था, कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकता था। मुझे अफसोस था कि वे मेरा भाई है। मैंने 2 और थप्पड़ उसके मुंह पर मारे और उसे कहा कि अब वह इस घर में नहीं रह सकता
था। बेहतर ये है कि वे सुबह होने से पहले अपना सामान बांधे और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले, वरना मैं इसकी ये घटिया हरकत बाबा और बहन को बता दूंगा। उसका सर शर्म से झुक गया क्योंकि मैंने उसका घिनौना रूप अपने आप देख लिया। मेरे मजबूर करने पर वे अपना सामान बांधकर सुबह होने से पहले ही घर से निकल गया। सुबह जब माया नींद से उठी तो मैंने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया और नई सुबह मुबारक कहकर हैरान कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।